गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए एक बार फिर वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन आपके लिए लाया हूँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अभी लिया था कुछ प्रिलिमिनरी जो चीज़ें ली थी, किस प्रकार से आईआर बैंड्स जो आते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड किस न्यू बार पर आते हैं, क्यों आते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से आईआर स्पेक्ट्रम को लिया जाता है। तो आईआर स्पेक्ट्रम का जब आप प्लॉट लेते हैं तो देयर इज प्लॉट बिटवीन वेव नंबर, तरंग संख्या न्यू बार जो सेंटीमीटर इनवर्स में एक्स एक्सिस पे ली जाती है, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, प्रतिशत पारगम्यता, इस प्रकार से कोई प्लॉट आता है। तो अब हम देखते हैं फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या होता है। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ फिंगरप्रिंट क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्बनिक अणु में कई प्रकार के क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। जैसे एक टिपिकल कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेथिल एसीटेट है CH3COOCH3। अब इसमें क्रियात्मक समूह एस्टर है ना, एस्टर क्रियात्मक समूह है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप भी है, CO ग्रुप भी है, OC ग्रुप भी है, CC ग्रुप भी है, कई सारे ग्रुप है। इनके कारण से जो तनन आवृत्ति और बंकन आवृत्तियाँ या इनका कॉम्बिनेशन या कपल्ड वाइब्रेशन के संगत अवशोषण हो सकता है, उसके संगत यहाँ पे बैंड आपके प्राप्त होते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन जो होता है जिसमें 4000 से लेकर 1600, यहाँ 4000 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो भी अवशोषण होते हैं वो जो है वो क्रियात्मक समूह के कारण से होते हैं। ये क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फंक्शनल ग्रुप रीजन या क्रियात्मक समूह क्षेत्र। इसमें अधिकतर जो अवशोषण होते हैं वो आपके कोई सभी एल्कोहलिक समूह है, या कार्बन हाइड्रोजन है, या कार्बन कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइड है, एमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, और भी किसी प्रकार जो क्रियात्मक समूह है, उन क्रियात्मक समूह के संगत जो तनन आवृत्तियां हैं वो सभी इसमें आती है। तो इससे आइडिया लगता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि ये इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है। ये जो 1600 सेंटीमीटर से नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। इसी कारण अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है कि इस पार्ट में जो है ये मैंने बताया कि क्रियात्मक क्षेत्र, तो क्रियात्मक समूह के क्षेत्र जो है वो क्रियात्मक समूह के संगत जो भी अवशोषण होना है उसके संगत न्यू बार का मान इसमें प्राप्त होगा, और ये आपके इस प्रकार से बैंड्स आपके प्राप्त होंगे, जिसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं ग्राफ से। अब 1600 से कम में भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स कम होते हैं, क्रियात्मक समूह क्षेत्र में नंबर ऑफ बैंड्स कम होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स बहुत ज़्यादा कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के कारण से, विभिन्न प्रकार के जटिल कंपन या विरूपण या इनके कॉम्बिनेशन के कारण से कई प्रकार के कम आवृत्तियाँ कम है, 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 677 सेंटीमीटर इनवर्स के संगत आवृत्ति कम है, लेकिन नंबर ऑफ बैंड्स बहुत ज़्यादा है। इन नंबर ऑफ बैंड्स के कारण से क्या होता है कि जब दो लगभग समान यौगिक जब होते हैं तो उनमें लगभग समान यौगिक, इसका मतलब उनमें क्रियात्मक समूह तो समान है, क्रियात्मक समूह समान है, इसका मतलब उनके इधर वाला पार्ट तो एक सिरे का होगा। तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? उनकी पहचान करेंगे हम इस वाले रीजन से। इस वाले रीजन में जरूर उनमें अंतर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दुनिया की कोई से भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक सरीके नहीं हो सकते। इवन ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स एक सरीके नहीं होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि दो लगभग समान यौगिक हैं, बहुत ही माइनर अंतर भी है, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या आईआर स्पेक्ट्रम उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है, वो कर देता है इस वाले रीजन के कारण से। जो 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का रीजन है, 667 से ऊपर का, खासतौर से इसमें जो काम आने वाला रीजन है वो तकरीबन ये 700 से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का रीजन है। इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट क्षेत्र, क्योंकि इसमें वो जरूर भिन्नता दर्शाएंगे। दो लगभग समान यौगिक हैं, यदि मान नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, क्रियात्मक समूह भी सेम है, लेकिन हाइड्रोजन में कई ज़्यादा कम ज़्यादा है, या और किस प्रकार की कोई माइनर चेंज है, तो माइनर जो अंतर है वो यहाँ पे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। तो जब दो यौगिकों की समानता के आधार पर उनकी तुलना की जाती है या किसी अज्ञात यौगिक के बारे में पता लगाना हो, तो ये रीजन काम आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जो बैंड्स जो प्राप्त होते हैं वो इधर जो बैंड आपके प्राप्त हो रहे हैं क्रियात्मक क्षेत्र से, इससे यदि कोरिलेट करते हैं तो किसी भी शुद्ध यौगिक जो कार्बनिक यौगिक है उसकी क्रियात्मक समूह या उसकी संरचना के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण। अब देखिए, अभी जैसे अपन ने बात की कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है
वो तरंग संख्या जो कि x एक्सिस पे लिया जाता है और प्रतिशत पारगम्यता जो कि y एक्सिस पे उसके बीच का एक प्लॉट है। एक बार मैं इस प्लॉट को वापस बना देता हूँ। ये डिपेंड करेगा प्लॉट कैसा आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार का प्लॉट आ रहा है, मान लीजिए प्लॉट में आपको वास्तव में ये वाली चीज जो देखने वाली चीज़ है वो ये है। आपको ये जो है ना ये देखना है कि इसकी अवशोषण जो पीक है वो ये हम जो दिख रहे हैं ये अवशोषण पीक है। ये किस लेमड़ा किस न्यूवार के संगत आ रहे हैं उसको हम नोट किया जाता है। ये इधर वाले जो पोर्शन है ये तो कहलाता है फिंगरप्रिंट वाले, ये भी काम के हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप वाले, जिससे आपको आइडिया लगता है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम अब देखते हैं विभिन्न क्रियात्मक समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण जो पीक्स हैं वो IR स्पेक्ट्रम में किस न्यू बार के संगत आते हैं, ताकि इससे आपको पता लगेगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी यौगिक के क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले अपन हाइड्रोकार्बन लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कुछ भी क्रियात्मक समूह नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोकार्बन में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, CH बॉन्ड हो सकता है, वो भी CH बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है, कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। और इस प्रकार से ये जो sp2 संतृप्त कार्बन है, जैसे यहाँ पे ये भी sp संतृप्त है, sp3 संतृप्त कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इनकी संगत हर एक की जो न्यू बार का मान है वो अलग अलग होगा। तो इनकी ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी देखें, इनकी हर एक की अलग अलग होगी। तो हम ये अपने अपने अभिलाक्षणिक न्यू बार के संगत ये अवशोषण देंगे यदि किसी अणु के अंदर ये किसी रूप में उपस्थित है। ये वाला पार्ट है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि CH जो बंध है, CH बंध के संगत जो न्यू बार का मान है, हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के बंधों के संगत तनन कंपन लेते हैं। ये आएगा आपके लगभग 2800 से लेकर 3000 के आसपास। ये इतना ज़्यादा इस परास में कोई एक फिक्स्ड बैंड प्राप्त होगा। ये डिपेंड करता है कि वास्तव में किस जगह पर आना है, वो डिपेंड करता है कि इस अणु के अंदर बाकी यहाँ जुड़े हुए दूसरे ग्रुप कौन कौन से हैं। जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन का होता है तो इसकी वैल्यू लगभग होगी आपकी 350 से लेकर 3050, ये लगभग 3070 सेंटीमीटर तक की होगी। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यदि है तो ये 3100 से लेकर 33 की वैल्यू कुछ आपको याद होनी चाहिए। मोटा मोटा आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में किसी भी IR स्पेक्ट्रम का जो बैंड है उसकी पोजीशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती थी। sp संतृप्त कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू न्यू बार की मान बढ़ गई। C सिग्नल बॉन्ड C के संगत जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप इन तीनों की तुलना करें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी कि इस बंध को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वास्तव में ऐसा है भी है। कार्बन कार्बन की तन आवृत्ति यदि है तो वो है लगभग अभी हमने बात की थी 1200 के आसपास से, 1200 सेंटीमीटर यूनिवर्सिटी है, ये 1200 से 1100 सेंटीमीटर यूनिवर्सिटी। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के संगत यदि अपन आवृत्ति की बात करें तो ये आपको मिलेगी 1400 से लेकर 1600 सेंटीमीटर यूनिवर्स है ना। वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जाती है 2100 से लेकर 2300 सेंटीमीटर यूनिवर्स। तो इस प्रकार से हम विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें CH बंध और विभिन्न प्रकार के बंधों के संगत आवृत्ति से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट जो है उस अणु के अंदर उपस्थित है। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, इस बेंजीन की बात करें, तो इसके अंदर देखिए आप किस प्रकार से बंध है। ये एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, CH डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। तो यहाँ पे भी जो आपकी आवृत्ति प्राप्त होगी लगभग 1450 के आसपास प्राप्त होगी। C डबल बॉन्ड C चूँकि इसमें उपस्थित है और डबल बॉन्डेड कार्बन से CH जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक में ये लगभग आपको प्राप्त होगा 3070 या 60 के आसपास। भाई ये डिपेंड करता है कि इससे और दूसरे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। और दूसरे कुछ अणुओं की अपन आवृत्तियाँ लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा। जैसे C डबल बॉन्ड O की बात करते हैं, ये है कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह बहुत विस्तारित है क्योंकि एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, ये एमाइड में भी होगा, एनहाइड्राइड में होगा, एसिड हेलाइड में होगा, लैक्टोन्स में होगा और भी वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स में होगा। तो इसकी जो आवृत्ति आती है प्योर यदि ये फॉर्मेलिटी मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट अपन बात करते हैं 1745 सेंटीमीटर यूनिवर्स के आसपास इसकी आवृत्ति है ना। ये फॉर्मेलिटी यदि है तो न्यू बार किसकी निकाल रहे हैं, C डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 1745। जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड हमने कर दिया तो एसिटाल्डिहाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये CH2 समूह का प्लस सही प्रभाव के कारण से ये जो CO बॉन्ड है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा कमजोर होगा, आंशिक द्विबंध के लक्षण आएंगे, मजबूत नहीं रहेगा, बंध थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा तो इसका न्यू बार थोड़ा घट जाएगा। एसिटाल्डिहाइड का न्यू बार घट के
30 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आ जाएगा। और यदि दोनों ही हाइड्रोजन को एक दो एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया, ये हो गया कीटोन, तो कीटोन में इसकी वैल्यू और भी कम हो जानी है। 2 CH3 समूह इधर गए तो फलस्वरूप ये C डबल बॉन्ड वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो इसकी न्यू बार का मान और भी कम हो जाएगा, लगभग 1710 1715 के आसपास। तो इस आधार पर ये जो तरीका है, इस तरीके से हम अलग अलग एल्डिहाइड, कीटोन या और दूसरे प्रकार के क्रियात्मक समूह के लिए C डबल बॉन्ड O के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। अब हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जांपल देखेंगे और कुछ इसमें अनसेचुरेशन के भी एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि वास्तव में C डबल बॉन्ड O की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या तरंग आवृत्ति है IR स्पेक्ट्रम में, या उसके अवशोषण शिखर की जो स्थिति है वो किस प्रकार से दूसरे समूह से प्रभावित होती है। जैसे देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, ये क्रियात्मक समूह के पास का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लें, या जिसको हम बोलते हैं संयुग्मन। ये संयुग्मित इनोन हम इनको बोलते हैं, ये संयुग्मित कीटोन या एल्डिहाइड कंपाउंड, संयुग्मित कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसके कारण से क्या होगा, CO बंध जो है, अब देखिए इसमें किस प्रकार से संयुग्मन है जिसकी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बननी है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन के क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये जैसे डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो क्या हो गया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं कि CO जो पहले डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड तरीका दिख रहा है। इसका मतलब है इसकी न्यू बार का मान कम होगा, क्योंकि ये बंध कमजोर हो गया है, द्विबंध से आंशिक द्विबंध के लक्षण आ गए। तो इसका जब भी संयुग्मन होगा तो क्या किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन होगा, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके लिए न्यू बार C डबल बॉन्ड O का मान इसी कंपाउंड के लिए अपन लेते हैं। ये लगभग 1650 से लेकर 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के संगत है, जबकि जो सेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है उसके संगत इनके मान देखिए 1745। ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है कार्बोनिल कंपाउंड की 1745, और ये वेरी करती है। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया तो क्या हो गया, इसकी न्यू बार का मान इससे कम हो गया। कम इसलिए हो गया क्योंकि ये इस प्रकार से कंजुगेशन हो रहा है, इस बंध को ये कमजोर कर रहा है। कमजोर जैसे ही करता है, अभी अपने बात की थी न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई C अंडर रूट K अपॉन न्यू, K का मान कम होगा, K का मान जिससे कम होता है न्यू बार का मान भी कम होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे न्यू बार का। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एसिटोफिनोन का एग्जांपल बताता हूँ। अब ये देखिए, ये एसिटोफिनोन, ये कीटोन है आपका, है ना। अब इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में, तो स्वाभाविक तौर पे इसके कंजुगेशन में है, और वैसे ही कीटोन है और एरोमेटिक कीटोन है, फलस्वरूप क्या होगा, CO बॉन्ड कमजोर होगा, और इसके लिए न्यू बार का मान जो है लगभग 1650 से लेके 1670 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इस एसिटोफिनोन का न्यू बार और C डबल बॉन्ड O आएगा। ठीक है, ये बात हुई अपने इसकी। अब अपन देखते हैं कुछ और बंध, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं या एल्कोहल की बात करते हैं। इवन ये एल्कोहल है, एल्कोहल में OH बंध के संगत न्यू बार ऑफ OH, ये दो प्रकार से हो सकता है। यदि ये OH जो है या एल्कोहल है बहुत ही तनु विलयन में है या उनका गैसीय अवस्था में, तो किसी प्रकार से हाइड्रोजन बंध नहीं है, तब जो बैंड प्राप्त होगा वो लगभग 3600 से लेके 3500 के आसपास एक शार्प बैंड, जिसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण बैंड प्राप्त होगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स पे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया कि इसको सांद्र विलयन लिया या इसको जो है ना द्रव अवस्था में ले लिया एल्कोहल, जैसे द्रव अवस्था में लेंगे एल्कोहल को तो क्या होगा, वो इसके अणु में संगुणन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे होगा, जैसे आपने अभी बात की थी, जैसे ये हाइड्रोजन बंध के रूप में पाया जाता है, तो ये इस प्रकार से इसकी स्थिति हो जाती है। ये जैसे ही हाइड्रोजन बंध के रूप में पाया जा रहा है, तो OH बंध को ये हाइड्रोजन बंध कमजोर कर देगा, फलस्वरूप इसके संगत न्यू बार का मान कम हो जाएगा। इसकी जो न्यू बार का मान होगा वो होगा 3200 OH बंध, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये 3200 से 3300 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, जो पहले कितना था 3300 से 3600 के आसपास था। ये थोड़ा शार्प होता है ना, ये शार्प होता है। अब एक और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप हम अगले वीडियो में देखेंगे। RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अभिलाक्षणिक बैंड IR स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ आते हैं। इसमें कीटोनिक या कार्बोनिल ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो इसमें हम स्वाभाविक तौर पे अपेक्षा करेंगे कि इसमें OH बॉन्ड का जो अवशोषण है वो भी आना है, C डबल बॉन्ड O का भी आना है, C सिंगल बॉन्ड O का भी आना है।
ठीक है। और साथ साथ में यदि इसमें ये द्विलक के रूप में यदि है, डाइमर के रूप में रह रहा है, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस प्रकार से कुछ और भी इसमें बैंड्स आ सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।